मोक्षु समाज के लिए कल एक दुखद समाचार था। युवा विद्वान पंडित संजीव गोधा जी हंसती खेलती उम्र में जल्दी ही हमसे विरह को प्राप्त हो गए। यानी हमें विरह हो गया, उनका वियोग हुआ। उनके लाखों लाखों फॉलोवर्स मतलब जो श्रोता हैं उनकी यूट्यूब पर, ऑनलाइन पास चैनल और अन्य तरफ से जूम पर, और बच्चों के जो स्मारक में पढ़ते हैं ऐसे बच्चे, बांसवाड़ा में पढ़ते हों, कोटा में पढ़ते हों, सारे बच्चों के प्रिय संजीव जी उनका परिचय देने का थोड़ा सा मन है। परिचय तो लगभग सभी को है, क्योंकि सभी उनको व्यक्तिगत सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। उन्होंने अपना अथक श्रम किया है। कभी भी मान कसाय नहीं कि अरे नहीं आ रहे, 10 बार मनवा रहे हों, ऐसा नहीं। छोटे छोटे गांवों से भी यदि फोन भर आ जाए तो फौरन 2 दिन 3 दिन जितना अनुकूल होता था अपनी स्वीकृति देते थे। सारे पंच कल्याणकों में, सारे शिविरों में उनकी उपस्थिति भले ही 2 दिन 4 दिन हो, लेकिन होती थी। बहुत व्यस्तता थी। आज सभी का भारी मन है, मेरा भी बहुत भारी मन है। भारी मन 2 कारणों से ज़्यादा है। इतने अच्छे समर्पित व्यक्तित्व वाले जीव पंचम काल में मिलना बड़े दुर्लभ होते हैं। जिन्होंने स्वयं जयपुर में जन्म लिया, लेकिन स्मारक में शास्त्री नहीं किया, लेकिन सैकड़ों हजारों शास्त्रियों के गुरु बन गए। उनकी पढ़ाने की शैली में जो वीर रस है, उछलता हुआ वैराग्य का रस है, तत्व का रस है, इसने हमारे मोक्षुओं से भी अलग हमारे मित्र पक्ष के हजारों लाखों लोगों को जोड़ लिया। उन्होंने YouTube पर बाल बोध से लेकर के सारे पाठों की प्रवचन करके रखे हुए हैं। मैंने चाहे तो बाल बोध से लेकर संयम प्रकाश तक, अभी पिछली गोष्ठी में ही समाधि मंड की गोष्ठी में बोले थे। समाधि मंड संबंधी 2-3 दिन की गोष्ठी हुई थी। संयम प्रकाश के उदाहरण उन्होंने बताए थे उसमें। परिचय तो लगभग मिल ही जाएगा, फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ मैं उनका परिचय। जो कुछ मैं बताऊंगा वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो उसके बाद बताऊंगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बाद में चर्चा करूंगा। 26 नवंबर 1976 को महेंद्र कुमार जी साहब गोधा और उनकी मिसेज श्रीमती मंजू गोधा जी के घर में एक लाडले बच्चे का जन्म हुआ, संजीव गोधा का। बहुत समय तक तो अपन नहीं समझ सकते थे कि, क्योंकि कॉमर्स लाइन ली थी, बीकॉम किया था, पढ़ाई की, और फिर अचानक एक दिन स्मारक में आना हुआ, एक शिविर अटेंड किया, तो इतनी रुचि लग गई उसके बाद कि फिर तो स्वयं से स्वाध्याय प्रारंभ कर दिया। खूब स्वाध्याय करते करते वहाँ का जो पंडित टोडरमल जी साहब का जो मंदिर है, बड़ा दिगंबर जैन पंचायत 13 पंथ बड़ा मंदिर, उसमें प्रवचन प्रारंभ किए। स्मारक में भी फिर कक्षाएं लेने लगे। कक्षाएं लेते लेते प्रवचनकार बन गए, और उनका ग्रामर पर कितनी अच्छी पकड़ हो गई कि डॉक्टर साहब जैसे को साथ रह कर के 1998 से वीतराग विज्ञान के सह संपादन का काम संभाला। 98 से लेकर अभी तक का मतलब है 24 साल। मैंने क्वार्टर सेंचुरी पूरी कर ली एक प्रकार की।
और डॉक्टर साहब और हम सब भी वो बीतरा विज्ञान पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसमें डॉक्टर साहब की नीतियाँ कि 17 तारीख तक हर हाल में बीतरा विज्ञान डिस्पैच होना चाहिए हर महीने। वो होता रहा, विदेश में रहे हों या विदेश में, बीतरा विज्ञान का संपादन करते रहे। उन्होंने 13 पुस्तकें लिखी और 30 लेख उनके प्रसिद्ध हैं। सुद पंचमी पर भी उनका लेख है। ये उनका काम है। उनके परिवार में उनकी पत्नी संस्कृति गोधा और उनका बेटा है आर्जव गोधा। आर्जव तो अभी बहुत छोटा ही है, इसी साल महाविद्यालय स्मारक में ही भर्ती हुआ है पढ़ने के लिए। लेकिन बस लगता है इतना मासूम बच्चा, जैसे पिता की छत्र छाया में पढ़ने पढ़ाने को और सुनने को मिलता कम, खास तौर से तो बहुत अच्छा लगता है उसको भी, सबको भी। लेकिन स्मारक परिवार और उसके दादा दादी या उसके संरक्षक हैं, उस बच्चे को भी अपन यही कह सकते हैं कि जैसी लगन और एकाग्रता से उन्होंने पढ़ाई की, ज्ञान ध्यान प्रभावना की है, उसी प्रकार से तुम भी उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ो। आर्जव के लिए अपन इतना ही कह सकते हैं। बाकी सब मिल कर के भी उसके उस दुख को कम नहीं कर सकते जो पिता का विरह एक दुख होता है। रचनात्मक कामों में जुलाई 21 से पारस चैनल, मैं पारस चैनल नाम इसलिए कहना चाह रहा हूँ, रात को 10 बजे वहाँ से उनका प्रवचन प्रसारण होता है, क्योंकि पारस चैनल पर मुमुक्षुओं के कोई प्रवचन, चाहे डॉक्टर साहब हो या किसी के भी, वो नहीं चलते। मैंने एक भी विद्वान का याद नहीं आता कि उस चैनल पर किसी के प्रवचन आते हों। लेकिन इनके प्रवचन बड़ी उदारता से और प्रसारित होता है, और 21 से प्रारंभ हुआ जुलाई से, और कम से कम हजारों लोग देश विदेश में सुनने के लिए आतुर रहते हैं उनके प्रवचन। लगभग 50,000 फॉलोवर उन्हीं के यूट्यूब पर जो उनके प्रवचन जारी होते थे लाइव, वे सुने जाते थे। समझ में आए? तो इस तरह से उनका काम हुआ। उनके प्रवचनों की एक खास विशेषता बहुत अच्छी थी कि आज तक किसी ने सिद्धांत की कोई चूक नहीं पकड़ में आई, खींचतान नहीं है, लघुता इतनी है कि सीखने के लिए सदा आतुर, बहुत ही विनयशील। और प्रवचन में भले ही कोई सा भी अनियोग के प्रवचन करें हो, चरणानियोग के भी करें, लेकिन अध्यात्म की चाशनी में पगे होते थे, यूँ समझ लो बिल्कुल। वो माने वीर रस का प्रवचन सबको आंदोलित कर दें, सबको जगा दें। और जैन धर्म में तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जैन समाज में जो कुरीतियाँ प्रवेश कर रही थी या पाई जाती हैं, उन पर उन्होंने खूब चोट की और काफ़ी हजारों लोगों के लिए समझ लीजिए गणित मिथ्या छुड़ाने में आप बहुत बड़े निमित्त हुए। अब सभी को आज तो बड़ा कष्ट का ही देना एक प्रकार का, क्योंकि युवावस्था में उन्हें खोया है। हमने अन्ना जी को खोया, धवल जी को खोया, पिछले वर्षों में हमने डॉक्टर उत्तम चंद जी साहब को खोया, बीरेन जी दोषी को, आगरा वालों को खोया, और भी राजकोट से एक विद्वान चेतन जी। कहने का मतलब है कि कोई कारण हो अचानक और एक्सीडेंट हो जाए तो कोई परबस है कि चलो कोई कुछ नहीं कर सकता है। उम्र पूरी हो गई कोई बात नहीं, धवल जी हैं, पूरी उम्र हुई कोई बात नहीं। मैं इस मामले में अब दूसरा पहलू रखना चाह रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तो मैं नहीं कह पाऊँगा।
लेकिन एक आध दिन या संडे के दिन मैं एक बार फिर बहुत विस्तार से आप सबको बताना चाहता हूँ। 1 घंटा हो सके तो आप एक बार फिर ध्यान से सुन लेंगे। मैं जानता हूँ कि ऐसे समय में यदि मैं कुछ और कहूँगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये ट्यूमर हो क्यों रहा है, इसके कारण तत्व की खोज करना कठिन नहीं है। आप ऑनलाइन जाके सर्च कर लें, गूगल पे जाके देख लें कि ब्रेन ट्यूमर का मूल कारण क्या होता है, आजकल कैंसर का कारण क्या होता है, और जो तमाम बीमारियां हो रही, डायबिटीज, इनका कारण क्या है, आप बिल्कुल जान सकते हैं। इन सब का एक ही उत्तर है, लाइफ स्टाइल। मैंने पिछले वर्ष जैनोपैथी डेवलप हुई है यहाँ पे, समझ लीजिए। मैं बहुत चाहता हूँ कि आप सब जैनोपैथी का परिचय कर लें, और इससे पहले कि आप एलोपैथी की शरण लें, किसी डॉक्टर के पास जाएं, उससे पहले आप मुझे सेवा का अवसर दें। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक लाइफस्टाइल के कारण हमारे विद्वानों को मैं खो दूँ या आप खो दें। बहुत सिंपल से नियम हैं, बहुत सिंपल से, लेकिन आज तो अब कहने का मन भी नहीं हो रहा है। मैं पूरी विस्तार से कहना चाहूँगा। 1 घंटा संडे, अगले संडे को, इस संडे को भी नहीं, कल अगले संडे को मैं पूरे विस्तार से बताऊँगा कि यदि आप लेखक विद्वान हैं तो आप कौन सी लाइफ स्टाइल अपनाएं, यदि आप प्रवचनकार हैं तो कौन सी लाइफ स्टाइल अपनाएं, यदि आप विद्यार्थी हैं तो कौन सी लाइफ स्टाइल अपनाएं, यदि आप त्यागी व्रती हैं और एलोपैथी और आईसीयू से बचना चाहते हैं तो कौन सी लाइफ स्टाइल अपनाएं। उसकी चर्चा मैं अगले संडे, मैंने कल के बाद जो अगले संडे आएगा 8वें दिन बाद, मैं उस समय इसकी विस्तार चर्चा करूंगा। आज तो मेरा मन भी नहीं हो रहा है। हमारे प्लीज अनुज का विरह हुआ, चिंता उनके आत्मा की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन एक समय भी विषय कसायों में नहीं खोया, इधर और फालतू की बातों में नहीं खोया, मान कसाय में नहीं खोया, क्रोध कसाय में नहीं खोया, जो स्थूलता से जाने जाते हैं। घर में बढ़िया माहौल था, उनके माता पिता का धार्मिक माहौल, पत्नी का भी धार्मिक सहयोग, बच्चे भी अनुकूल। मैंने ये समझ लो तो चौथे काल में ही जी रहे थे, स्मारक में रह करके 24 घंटे, और समाज के बीच में छोटी उम्र से ही रह रहे थे, मतलब जिनके जीवन में भटकाव नहीं आया। और एक प्रकार से देखा जाए तो जिनवाणी की सेवा और प्रवचन करने के लिए ही उन्होंने अपने शरीर का कष्ट, वो कष्ट नहीं माना। तो यही मैं परेशान हूँ इस बात से कि मैं पिछले 5-7 सालों से उन्हें लगातार टोक रहा था कि आप एक भयानक बीमारी के शिकार हो जाएंगे, लेकिन उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पिछले साल भी जब यहाँ का पंच कल्याणक का जो वार्षिक उत्सव हुआ था, तब भी वो यहाँ पधारे थे समित शिखर जी में, और तब 45 शिविर के समय भी यहाँ पधारे थे। और तब मैंने उन्हें बहुत कठोर शब्दों में भी बोला था कि देखो, चाहे काम कम हो जाए तो चलेगा, नहीं हो तो चलेगा, लेकिन अब रात में लेट नाइट तक काम मत करो। जितने विद्वानों से हैं, तो मैं अभी कह रहा हूँ, आप ग्रंथ विराजमान करके प्रवचन करना सीखो भैया। वो क्या कहलाता है, वो खोल लिया वो टैबलेट, और उसी में देखना 24 घंटे। सामने मोबाइल से फोटो बन रही, वीडियो बन रही, मोबाइल का रेडिएशन 4-5 घंटे पर डे का, फिर 2-4 घंटे स्क्रीन टाइम मान लो और होगा उनका, ये अखबार पढ़ने का, या कुछ वो क्या कहलाता है मोबाइल, और फिर वो कंप्यूटर पे ऑनलाइन विद्या विज्ञान का संपादन रात को 2-2 बजे तक, 1 बजे तक, 12 बजे, जो भी करते हो, मुझे लग रहा है 1-2 बजे तक करते थे। मैंने जिस तरह से उन्होंने शरीर को खींचा है, उसने, ऐसा नहीं है कि ये ब्रेन ट्यूमर एक दिन में इतना परिपक्व हो गया, इसने अनेकों संकेत दिए हैं। एक्सीडेंट के बाद उनका पैर का घाव नहीं भर रहा था, एक बहुत बड़ा संकेत था। तकलीफें थी उनको, पेट साफ नहीं होता है 1 मिनट में, ये पहला संकेत है आपकी बीमारी का, लेकिन झेलते चले गए।
डॉक्टर और वैद्य जो भी उनके निकटवर्ती रहे होंगे, मुझे दुख है कि काश उन्होंने और हैमरिंग क्यों नहीं की कि आप दवाई हम तब तक नहीं देंगे जब तक आप लाइफ स्टाइल नहीं सुधारोगे। हमारे गुरुजी पंडित जी ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब, पूजनीय पंडित साहब, हमेशा कहते हैं राग को और रोग को कभी छोटा मत समझो। जो भी हमारे पंडित साहब के निकटवर्ती रहे होंगे, आए गए होंगे, परिचय होगा, वे सबसे पहले विद्वानों के स्वास्थ्य की पूछते। पंडित साहब को पूरे हिंदुस्तान के, पूरे विश्व के कहना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान की कह रहा हूँ, डॉक्टर उत्तम चंद जी साहब की को तकलीफ हुई तो फौरन फ़ोन करवाया कि तुम यहाँ आ जाओ, हम समाधि कराएंगे। अन्ना जी बीमार हुए तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि तुम यहीं रहो, अब यहीं हम सब लोग आपकी समाधि कराएंगे। जब भी उन्हें मालूम पड़ता है कोई विद्वान त्यागी, स्टूडेंट का भी पता लगता है ना, तो उसका भी वो पूरी साज सवार ऐसे देखते हैं ये बच्चा कैसे स्वस्थ हो जाए। उन्होंने ही हमें स्वस्थ रहने की प्रेरणा की। उन्होंने ही मुझे 3 घंटा प्रवचन करने से मना कर दिया, 1 घंटा और 2 घंटा से ज़्यादा प्रवचन नहीं करना। भजन गाने के लिए मना किया, भजन पब्लिक तो कहेगी। युगल जी बाबू जी ने मुझे बिल्कुल स्पष्ट कह दिया जब मैंने भजन गाया था कोटा में कि बेटे पब्लिक तो निचोड़ लेगी, बाबू भाई जी को आखिरी में तकलीफ हुई, कौन आता है पास में, अपनी साधना नहीं भंग होनी चाहिए। तब से मैंने भजन गाना लगभग बंद कर दिया। ये मुश्किल है मैंने वर्षों में कोई भजन गाया हो। अपनी शक्ति नहीं खोना। पंडित साहब बहुत प्रेरणा करते हैं, खान पान का ध्यान रखो, सोने का ध्यान रखो, जागने का ध्यान रखो। वही हम आप सबको भी कहना चाहते हैं जो आज सुन रहे हों। यदि आपको कोई भी तकलीफ हो तो सबसे पहले मुझे संपर्क करो। वैसे तो मैं इतना व्यस्त फ़ोन पे भी नहीं मिलता हूँ और ऑनलाइन भी नहीं हूँ, और मैं तो जूम वगैरह इसलिए पसंद नहीं किया, शुरू से ही मैंने अपने आप को बचा के रखा हुआ है। लेकिन जिनका भी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो वे लोग बिल्कुल चेक कर लें। लाइफ स्टाइल ही ख़राब है। रात को आप हर हाल में 8 से 10 के बीच में सो जाओ और सुबह 4 से 6 के बीच में जाग जाओ। ये लाइफ स्टाइल में कंपलसरी पार्ट है, समझ लीजिए। राग को और रोग को छोटा मत समझे। छोटा सा भी रोग आ रहा है, पेट 1 मिनट में साफ नहीं हो रहा, तो आप उसका ध्यान रखो। ये मत सोचो कि हम हरट खा के पेट साफ कर लेंगे, पपीता खा के पेट साफ कर लेंगे, ये डॉक्टर ने एक दवाई दी है क्या पेट साफ करने की, वो हम वो कर लेंगे, ऐसे नहीं। और डॉक्टर वगैरह भी क्या बताऊँ, स्टाइल सुधारो, दवाई दे करके असंयमी मत बनाओ। खैर ये बातें मैं विस्तार से तब बताऊंगा। लेकिन सारे विद्यार्थियों को, सारे परिजनों को, सारे विद्वानों को यदि सचमुच संजीव गोधा जी पसंद थे तो उनसे एक शिक्षा तो तत्वज्ञान की लें, अपने जीवन में एक नया मोड़, नई प्रतिज्ञा लेकर के समर्पित हों कि हम अपने जीवन में अन्याय अनीति नहीं करेंगे, अभक्ष नहीं खाएंगे, कुशील सेवन नहीं करेंगे जो आज मोबाइल पर बहुत जारी है। बच्चों को तो बिल्कुल प्रतिज्ञा ही ले लेनी चाहिए कि हम शादी के पहले ब्रह्मचर्य नहीं खोएंगे, हम ऑनलाइन कुशील नहीं करेंगे जो मोबाइल में देख देख करके। ये बिल्कुल प्रतिज्ञा ले लेनी चाहिए अपने जीवन, तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। उन जैसे अपन भी इस मार्ग में आगे बढ़ें, ये श्रद्धांजलि सच्ची होगी। और स्वास्थ्य का ध्यान रखें सभी लोग, जितना संभव होगा हम आपको बताने की चेष्टा करेंगे। मैंने जैनोपैथी नाम से फाइल बना दी है, कोई भी बीमारी हो उसके पूरे इलाज उसमें लिखे हुए हैं। और जैन लाइफ स्टाइल के ऊपर भी एक पूरी पुस्तक, छोटी सी पुस्तक, मतलब छपाई तो नहीं है, PDF फॉर्म में है, वो आप देख सकते हैं। और अपने आप को बिल्कुल, मेरे पास अभी बहुत बच्चे आए इन 2 सालों में जो मोबाइल एडिक्ट बच्चे हैं। अभी बॉम्बे का एक बच्चा आया था, मोबाइल एडिक्ट, एक ही परिवार का एक ही बच्चा, और कितनी बुरी हालत थी हम बता नहीं सकते आपको उसकी। दिनों दिन ये मोबाइल एडिक्शन बढ़ रहा है, तो स्क्रीन टाइम जरूर घटाएं, सीधे ग्रंथों से पढ़ाई करें, सीधे ग्रंथों से पढ़ावें। और बच्चों के लिए भी हो सके तो बिल्कुल ही प्रतिबंधित होना चाहिए मोबाइल। आजकल बच्चे सिरहाने रख करके सो जाते हैं रात को 2-2 बजे तक, स्मारक में हो चाहे हॉस्टलों में। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि कोटा में मोबाइल अलाउ नहीं है, बांसवाड़ा में अलाउ नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट है सब। लेकिन स्मारक के बच्चे बिल्कुल रात को गंदी फिल्में देखते, सिरहाने रखे रहते, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चों को बिल्कुल प्रतिबंधित होना चाहिए, क्यों, स्क्रीन टाइम घटेगा
तभी ये बीमारियों से बच पाएंगे। और नहीं तो एंजाइटी वगैरह कौन कौन सी तकलीफें हैं, चिड़चिड़ापन बहुत हो रहा है, बच्चे स्ट्रेस में रह रहे हैं और पढ़ाई में बहुत पीछे जा रहे हैं। हालांकि मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था स्मारक के या किसी के बच्चों का, लेकिन बच्चों को मोबाइल अलाउ नहीं होना चाहिए। घर परिवारों में भी जो पूरे देश के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स सुन रहे हों, वे भी पेरेंट्स ध्यान रखें कि छोटे छोटे उम्र में बच्चों को मोबाइल से खेलने की आदत ना डलवाएं। मोबाइल एडिक्शन इसलिए हो रहा है कि छोटी उम्र से बच्चों को मोबाइल मिलते 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 वो सीख जाती हैं। अब उन्हें मोबाइल छुड़ाना कठिन होता है। पता नहीं आने वाले समय में हमें और कैसी कैसी घटनाएं सुनने को मिलेगी मोबाइल एडिक्शन की। सभी लोग मिल बैठ करके इस पर काम जरूर करें, अपने परिवार में रोक लगाएं। और जो बड़े बुजुर्ग भी मोबाइल के एडिक्शन में हो तो उन्हें बचना चाहिए। सिरहाने नहीं रखो, चेस्ट पे मत रखो, यहाँ हार्ट होता है और नीचे रखने से नपुंसकता आती है, डॉक्टर कह रहे हैं ये सब बात। तो आप मोबाइल के, अभी कोई बता रहा था 5G के आने के बाद तो रेडिएशन और अधिक बढ़ जाएगा। तो आप सबको फिर एक बार सतर्क कर रहा हूँ, बीमारियों के कारण समझ लें और आज के बाद हमें कोई विद्वान का इतनी अल्प वय में वियोग न सहना पड़े। इसी भावना के साथ हमारे और जितने विद्वान हैं वे स्वस्थ रहें, सुखी रहें और जन शासन की प्रभावना करते रहें, क्योंकि विद्वान ही सबसे बड़े, वर्तमान समय में यदि मैं कहूँ तो विद्वान ही मोक्ष मंडल की नींव है, मोक्ष मंडल के आधार स्तंभ है और जैन शासन प्रभावना के बहुत बड़े स्तंभ हैं। इसलिए सबको मिल करके बहुत विचार करके ये काम करना चाहिए। इतना ही कह कर के मैं ये बात पूरी विराम देता हूँ। पिछले बहुत दिनों से संयोग की बात है